हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में सेक्शंस को प्रॉपर्ली कैसे लर्न किया जाए। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन नंबर 2 में जो डेफिनेशंस हैं उनको याद करने की एक बहुत ही सिंपलेस्ट टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, और हम कुछ ही मिनटों में सारी डेफिनेशंस को एक ट्रिक के थ्रू प्रॉपर्ली लर्न कर लेंगे। बिफोर आई कम टू द सेक्शन नंबर 2 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, मैं आपको ये बता देता हूं कि ये एक्ट पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन नंबर 76 से लेकर 123 तक सेल ऑफ गुड्स के ही प्रोविजंस थे। सेल ऑफ गुड्स, नॉट सेल्स ऑफ गुड्स, राइट। तो वो प्रोविजन से और बाद में उन्हें हटाकर एक नया लॉ बना दिया गया विच वाज द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। यस, इस लॉ का नाम पहले द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 था, जो कि 1 जुलाई 1930 से एप्लीकेबल हुआ था। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी इस एक्ट के बारे में बता देता हूं कि ये जो एक्ट था, बाद में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी आफ्टर 1950s, और उसके बाद में इस एक्ट के नाम के आगे से इंडियन वर्ड को हटा दिया गया था। तो अब नाम रह गया है सिर्फ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, तो उसके बाद में ये लॉ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी एप्लीकेबल हो गया था, राइट। तो दिस एक्ट इज नाउ एप्लीकेबल ऑन जम्मू एंड कश्मीर एज वेल। तो पूरे इंडिया पे ये एक्ट एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 एप्लीकेबिलिटी के बारे में है। 1 जुलाई 1930, ये डेट आप कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है जीएसटी भी 1 जुलाई से ही एप्लीकेबल हुआ था। तो जो जीएसटी वाली डेट है वही डेट सेल ऑफ गुड्स एक्ट की भी है, दैट इज 1 जुलाई। बस साल अलग अलग है, सेल ऑफ गुड्स 1930 से हुआ था। अब बात करते हैं किसके बारे में, अब सेक्शन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। और सेक्शन नंबर 2 में मेनली 15 क्लॉजेज है, लेकिन हमें 14 डेफिनेशंस यहाँ पे लर्न, क्योंकि जो 15 नंबर पे आपको पता लग जाएगा कि क्या कहता है। तो 14 बेसिकली वर्ड्स हैं जो आपको प्रॉपर्ली लर्न करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप एक बात देखिए, किसी भी बिजनेस में ये कहा जाता है कि जो ग्राहक है वो भगवान है ना। बायर भगवान छे, ये गुजराती में भी कहते हैं कि बायर जो है वो भगवान है, आपका कस्टमर इज द किंग। तो सबसे पहले डेफिनेशन किसकी आएगी, सबसे पहले डेफिनेशन जो आती है सेल ऑफ गुड्स में वो आती है किसकी, वो जो डेफिनेशन आती है वो डेफिनेशन है यहाँ पे बायर। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 बात करता है बायर के बारे में। अब बायर कौन है, बायर बेसिकली एक पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, बाय कर रहा है या फिर एग्रीज टू बाय, या तो खरीद रहा है या फिर एग्रीज टू बाय। अगर एग्रीज टू बाय है तो ये बेसिकली एग्रीमेंट टू सेल की तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि वो आगे उन गुड्स को ले लेगा। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 जो बात करता है बायर का मतलब क्या होता है, बायर मीन्स ए पर्सन who buys the goods or agrees to buy the goods, right? A person who buys or agrees to buy the goods, ये आ गया बायर। अब बायर के बाद में मैंने आपको बताया तरीका बहुत सिंपल है, दैट इज सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 जो ये कहता है कि सबसे पहले बायर आएगा। और बायर कौन है, हमने कहा कि बायर भगवान छे, है ना, ग्राहक भगवान का रूप होता है। तो सबसे पहले 2 क्लॉज 1 हम पहली प्रेफरेंस किसको देंगे, बायर को देंगे। उसके बाद में आते हैं सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 को डिस्कस करते हैं। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 क्या है, अब अगर बायर आपके पास में आया है तो बायर को आपको कुछ देना पड़ेगा। बायर को आप क्या दोगे, तो बायर को आप गुड्स दोगे। तो जब आप बायर को गुड्स दोगे तो उसको हम कहते हैं क्या, बेसिकली वी कॉल इट डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं डिलीवरी। और पहली 2 डेफिनेशंस लर्न करने का शॉर्टकट है बीडी, राइट। तो पहली 2 डेफिनेशंस लर्न करने का ये शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया बीडी। ये शॉर्टकट्स मैं अभी आगे मेंशन कर दूंगा ताकि आप इसको प्रॉपर्ली लर्न कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीवरी, तो डिलीवरी का सिंपल सा मतलब है कि वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। वॉलंटरी ट्रांसफर, वॉलंटरी क्यों लिखा, क्योंकि आपकी मर्जी से हो रहा है, सेलर की मर्जी से हो रहा है। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, यानी कि जो गुड्स का पोजेशन था वो ट्रांसफर हो रहा है। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि सेलर से जो बायर है उसको वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हो रहा है। तो इसके बारे में हमने सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे मैं साइड में एक मेंशन कर रहा हूं पूरा फंडा, जिसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एंड दैट फंडा इज कॉल्ड, मैंने पहले आपको बताया कि सबसे पहले आएगा बीडी, बायर, और बायर को क्या मिली, बायर को मिली डिलीवरी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे डीडी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एफ स्क्वायर, राइट। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, 1 2 3 4 5 6, इनफैक्ट 6 डेफिनेशंस आपको ऐसे ही प्रॉपर्ली लर्न हो जाएंगी। बीईडी मैंने आपको बता दिया, बीईडी, डी फॉर डिलीवरी, और उसके बाद में मैं आपको 2 डी डिमांड ड्राफ्ट वाले 2 डी और बताऊंगा।
और उसके बाद BD, DD और उसके बाद में हम पढ़ेंगे F स्क्वायर को। इसको हम GD भी कह सकते हैं, BD पे GD भी हम कह सकते हैं, राइट। BD पे ग्रुप डिस्कशन। तो नाउ अब बात करते हैं किसके बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 3 को डिस्कस करते हैं। देखिए सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 3 किस, तो ये जो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 3 है, 2 क्लॉज 1 में बायर आ गया, 2 क्लॉज 2 में क्या आ गया, 2 क्लॉज 2 में हमने डिलीवरी को देखा। अब ये बात करता है बेसिकली किसके बारे में, ये बात करता है मेनली डिलीवरेबल स्टेट के बारे में। सो दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन टॉक्स अबाउट डिलीवरेबल स्टेट। तो डिलीवरेबल स्टेट को देखते हैं। डिलीवरेबल स्टेट में ये बात करता है कि जो गुड्स हैं वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में हो, यानी कि गुड्स जो हैं वो ऐसी स्टेज में है कि जो बायर है, बायर वो बाउंड हो जाए, बायर इज बाउंड टू टेक द डिलीवरी, बाउंड टू टेक द डिलीवरी। तो गुड्स इन ए डिलीवरेबल स्टेट। एग्जांपल के लिए मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आपने कोई डाइनिंग टेबल खरीद, आप फर्नीचर के शोरूम पे गए, कोई डाइनिंग टेबल आप खरीद रहे हो और अगर वो डाइनिंग टेबल में प्रॉपर पॉलिश हो गया है, तो पॉलिश होने के बाद में वो डाइनिंग टेबल डिलीवरेबल स्टेट में आ गया। अगर उसमें पॉलिश नहीं होती तो वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आता। आपने मान लीजिए कोई पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप आपने परचेज किया, तो जब तक उस लैपटॉप में विंडोज इंस्टॉल नहीं हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होते, तब तक वो लैपटॉप भी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आता। अगर आप किसी गोल्ड के शोरूम में गए और आपने गोल्ड परचेज किया, गोल्ड का कोई भी ऑर्नामेंट आपने परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल आपने गोल्ड चेन परचेज करी, तो जब वो गोल्ड चेन का प्रॉपर वेट और मेजरमेंट हो जाएगा ना, उसके बाद में वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएगी। और इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंस है सेल ऑफ गुड्स में। जब आप सेक्शन नंबर 20 के आसपास के प्रोविजंस को आप पढ़ोगे तो वहां पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में क्या हो। तो ये इसका हमने एग्जांपल देख लिया, बी डी और डी 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 डी, राइट। यहाँ पे जी भी हम यूज कर सकते हैं बिकॉज वो बात करता है कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट, लेकिन वी कैन कॉल इट। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 3 हमारा यहाँ पे हो गया। अब आते हैं किसके बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 4 जो है वो बात करता है किसके बारे में। ये नाउ दिस सेक्शन मैंने आपको बताया कि पहला बी है, फिर डी है, उसके बाद में यानी कि 3 बार डी आ रहा है। पहला बीडी है, उसके बाद में डीडी बोल दिए, जीडी बोल दीजिए। नाउ सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 4 जो है ये बात करता है किसके बारे में, ये बात करता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के बारे में। सो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अगेन ए वेरी इजी, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का। ये देखिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर की जा सकती है। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं, यानी कि ये डॉक्यूमेंट अगर मेरे पास में है तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको देकर उन गुड्स की ओनरशिप आपको दे सकता हूं। अभी मैं गुड्स का पोजेशन आपको नहीं दे रहा हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने चाइना से कुछ गुड्स इंपोर्ट करवाए हैं, वो अभी शिप में है और मैं पहले ही इंडिया आ चुका हूं और मुझे बायर मिल गया आपकी फॉर्म में। अब आप मिले मुझे बायर, तो मैंने कहा कि बायर भगवान छे, तो मैंने आपको कहा कि आप तो बायर हो, बायर भगवान छे, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1। तो मैं उस बायर को अब गुड्स जो है वो सेल करना चाहूंगा, लेकिन गुड्स जो है वो भी रास्ते में है। तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दे दूंगा और उस डॉक्यूमेंट से आप डॉक पर जाकर शिप जहां पे शिप आएंगी उस जगह पर जाकर आप उन गुड्स को क्लेम कर सकते हो, बिकॉज यू हैव ए डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। देखिए यहाँ पे दो तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, जैसे कि शेयर सर्टिफिकेट। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल अगर मैं आपको दे दूं ना, तो आपको गुड्स की ओनरशिप बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल मेरी डॉक्यूमेंट का एक एविडेंस है, जैसे कि शेयर सर्टिफिकेट अगर वो आपके पास में आ गया तो आपको शेयर्स नहीं मिले, लेकिन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अगर मैंने आपको दे दिया है तो आपको वो गुड्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक वारंट इसका एक एग्जाम्पल है, डॉक जहां पे शिप्स खड़ी होती। इसके अलावा रेलवे रिसीट इसका एग्जाम्पल है और इसके साथ साथ बिल ऑफ लेडिंग इसका एग्जाम्पल है। तो बिल ऑफ लेडिंग हो गया है, डॉक वारंट हो गया है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट हो गया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 4 में देखने को मिलते हैं। वॉर्फ फिंगर सर्टिफिकेट, वॉर्फ का जो इंचार्ज होता है, वॉर्फ अगेन ये किसके लिए यूज किया आता है, वर्ड शिप्स के लिए यूज किया आता है, जहां पे शिप्स जेटी पार्क होती हैं। तो वॉर्फ का जो इंचार्ज है वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा, जिसको बोलते हैं वॉर्फ फिंगर सर्टिफिकेट। इसके अलावा रेलवे रिसीट हो गया, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट हो गया। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कि गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो सके, उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है ऑफ टाइटल, नॉट शोइंग टाइटल, क्योंकि शोइंग टाइटल सिर्फ ये बताता है कि इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं। मेरे पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, मैंने उस पर सिग्नेचर करके आपका नाम लिखकर आपको दे दिया, तो अब आप उन गुड्स के ओनर हो गए हैं। अब आप रेलवे डिपार्टमेंट के पास में जाकर उन गुड्स की ओनरशिप क्लेम कर सकते हो, बिकॉज वो डॉक्यूमेंट ही आपकी ओनरशिप का प्रूफ है। तो आप ये बोल सकते हो कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, वो जो आपने डायलॉग सुना है वैसे ही आप डॉक्यूमेंट टाइटल दिखा सकते हो। एनीवेज बात समझ में आ गई। 2 क्लॉज 4 जो है बात कर डॉक्यूमेंट टाइटल के बारे में। अब देखिए बड़ा सिंपल है, तो आपने 4 डेफिनेशंस लर्न कर ली है, 2 क्लॉज 1, 2 क्लॉज 2, 2 क्लॉज 3 एंड 2 क्लॉज 4। 2 क्लॉज 1 जो बात करता है किसके बारे में, वो बात करता है बायर के बारे में। तो बीडी
एंड डी स्टैंड्स फॉर डिलीवरी, बायर को मिल गई डिलीवरी। और अगला जो डी आया वो था कि जब आप डिलीवरी करो तो डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अब बात करेंगे किसके बारे में, देखिए अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 5 एंड सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 जो कि एफ के बारे में, जो कि बात करते हैं किसके बारे में आई एम सॉरी, जो है एफ। तो 2 क्लॉज 5 अगर मैं आपको बताऊं तो ये बात करता है किसके बारे में, देखिए सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 5 जो है, और 2 एफ यहां पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि ये जो 2 क्लॉज 5 है ये बात करता है किसके बारे में, ये बात करता है फॉल्ट। और ये फॉल्ट किसमें है, ये जो फॉल्ट है बेसिकली आपके गुड्स में जो फॉल्ट है उसके लिए सेक्शन नंबर कौन सा है, 2 क्लॉज 5। तो 2 क्लॉज 5 बात करता है फॉल्ट के बारे में। तो फॉल्ट का मतलब क्या हुआ, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हो गया या डिफॉल्ट हो गया। तो एनी रॉन्गफुल एक्ट या डिफॉल्ट को सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 5 में हम कवर करते हैं। बस इतनी सी डेफिनेशन है, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हो या डिफॉल्ट हो। उसके बाद में अगला एफ जो है यानी कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6। देखिए सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 क्या, मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से मैं साइड में मेंशन कर रहा हूं, यहाँ पे आप याद करते हुए रिकॉल करते हुए चलिए। पहला कौन सा आया, फर्स्ट वन इज बीडी 2 क्लॉज 1 2 क्लॉज 2। उसके बाद में कौन सा आ गया, उसके बाद में डीडी, डिमांड ड्राफ्ट वाला बोल दीजिए, या इसको जीडी भी बोल सकते हैं, बीडी जीडी। और मैंने कहा कि अब आ जाएगा हमारा एफ स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने कितनी डेफिनेशंस लर्न कर ली है, 5। ये फिफ्थ 6 डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग इसको 6 डेफिनेशन अभी हम कर ले। तो 2 क्लॉज 6 जो है ये बात करता है किसके बारे में, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 जो है ये अब बात करता है फ्यूचर गुड्स के बारे में। ये वो गुड्स है जिनको की प्रोड्यूस करना है या मैन्युफैक्चर करना है या एक्वायर करना है इन फ्यूचर। तो समझ में आ गई आपको बात, फ्यूचर गुड्स कौन से होते हैं, जिन गुड्स का प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, या फिर जिनको एक्वायर करना है इन फ्यूचर। तो वो बेसिकली गुड्स कौन से होंगे, उन गुड्स को फ्यूचर गुड्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक फार्मर के पास में गए और आपने फार्मर से टोमेटो मांगे, तो फार्मर ने कहा कि मुझे कुछ महीनों का टाइम दीजिए, टोमेटो का प्रोडक्शन करके मैं आपको दे दूंगा। तो वो बेसिकली एक तरीके से फ्यूचर गुड्स है, क्योंकि आप टोमेटो केचप की कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप फार्मर से खरीद रहे हैं, फार्मर ने आपसे टाइम मांगा है, तो ये बेसिकली फ्यूचर गुड्स है, इसमें टाइम लगता है, इसलिए इन्हें फ्यूचर यानी कि गुड्स जो है फ्यूचर में ट्रांसफर होंगे। और इन्हीं के लिए होता है एग्रीमेंट टू, ये भी याद रखिएगा कि इन्हीं के लिए सेल ऑफ गुड्स में होता है एग्रीमेंट टू सेल। और यहाँ पे 2 क्लॉज 6 के साथ में एक रेलेवेंट सेक्शन में आपको और बता देता हूं, एंड दैट इज बेसिकली सेक्शन नंबर 6 जो आप देख। मैन्युफैक्चर करने का मतलब आप किसी पर्सन के पास में गए और आपने उसको बोला कि मुझे आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके दे दो, तो वो आपको मैन्युफैक्चरिंग करके फ्यूचर में देगा, इसलिए वो बन गए हैं फ्यूचर गुड्स। या फिर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं आपको एक स्पेशल क्रिकेट बैट आपको मैं सेल कर सकता हूं, लेकिन वो स्पेशल क्रिकेट बैट जो है वो महेंद्र सिंह धोनी का है, थाला फॉर ए रीजन नंबर 7। तो मैं उनसे वो बैट पहले लेकर आऊंगा, अगर वो मुझे वो बैट दे देंगे तो मैं आपको बैट सेल कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं सेल नहीं कर। तो ये बेसिकली कौन से गुड्स हो गए, ये फ्यूचर गुड्स हो गए, राइट। क्योंकि अभी मुझे क्या करना है, वो जो बैट है, थाला का जो बैट है वो मुझे एक्वायर करना है। वैसे यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि धोनी का अगर वो बैट है तो वो भी एक तरीके से स्पेसिफिक गुड्स की कैटेगरी में फॉल करेगा। एनीवेज, तो ये आ गया सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 जो बात करता है फ्यूचर गुड्स के बारे में। तो एफ पहला एफ फॉल्ट के बारे में और दूसरा एफ किसका, फ्यूचर गुड्स के बारे में। और यहाँ पे एक सेक्शन नंबर 6 भी जो है वो आप ध्यान रख सकते हो, फ्यूचर गुड्स के रिलेटिंग है, वो आपको हेल्प करे आगे बढ़ने में। अब बात करते हैं किसके बारे में, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7। नाउ सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7 जो सेल ऑफ गुड्स का बड़ा ही सिंपल सा सेक्शन है, और ये डिफाइन करता है किसको, देखो सेल ऑफ गुड्स, है ना। जब तक इस एक्ट में ये गुड्स वर्ड नहीं आएगा तब तक ये जो एक्ट है ये अपने आप में इनकम्प्लीट एक्ट। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7 में गुड्स का साथ होना बहुत जरूरी है। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7 साथ, ठीक है, गुड्स, और गुड्स के साथ में मैं लिख देता हूं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में साथ, किसका साथ, गुड्स का साथ। 2 क्लॉज 7 जो गुड्स को डिफाइन करता है, बड़ा सिंपल सा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7। और गुड्स में कहता है कि इट इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये तो आपको पता ही है कि इसमें किसको शामिल करता है, ये बेसिकली गुड्स की डेफिनेशन में शामिल करता है किसको, ये शामिल करता है मूवेबल प्रॉपर्टी को। लेकिन ये किसको शामिल नहीं करता, ओके, तो ये यहाँ पे एक्सक्लूड करता है किसको, ये एक्सक्लूड करता है किसको, एक्शनेबल क्लेम, है ना। एक्शनेबल क्लेम को ये शामिल नहीं करता, एक्शनेबल क्लेम इसमें नहीं आता, और इसके अलावा मनी को इसमें शामिल नहीं किया जाता गुड्स की डेफिनेशन। एक्शनेबल क्लेम के बारे में लिखा हुआ है सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो वो एक्शनेबल क्लेम के बारे में बात करता है। एक्शनेबल क्लेम बेसिकली होते क्या है, अनसिक्योर्ड डेट्स को एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में रखा जाता है। दोबारा से बोल रहा हूं, अनसिक्योर्ड डेट्स को एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी पे कोई पैसा बाकी है, वो एक्शनेबल क्लेम का एग्जाम्पल है। अगर रेंट का कोई पैसा बाकी है, वो भी एग्जाम्पल है किसका, एक्शनेबल क्लेम का। तो आपको मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया,
और रेफरेंस भी बता दिया कि सेक्शन नंबर 3 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से आप इसको देख सकते। मनी को गुड्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं करते, लेकिन ओल्ड करेंसी को, जो कि अभी सर्कुलेशन में नहीं है, उसे गुड्स की डेफिनेशन में डेफिनेटली कंसीडर किया जा सकता है। ग्रोइंग क्रॉप, स्टैंडिंग टिम्बर, राइट, इन सबको भी मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में शामिल किया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इसे भी मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में शामिल किया जाता है। वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इन्हें भी वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, गुडविल, इन सब को मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7 में शामिल किया जाता है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में अगर जानना है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को जानने के लिए आप जीसीए का सेक्शन नंबर 3 देखिए और उसका 2 क्लॉज 26 और 36 भी देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन एक्ट देखिए, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट देखिए, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को जानना है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी को टीपीए डिफाइन नहीं करता, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। डिफाइन करता है जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये जो लॉज है बेसिकली वो ढंग से डिफाइन करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में आप देख सकते हो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7, जो कहता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में किस किस को शामिल किया जाएगा। तो एक तरीके से ये हमने यहाँ पे देख लिया है। हमने बात कर ली कि मनी को और एक्शनेबल क्लेम को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं किसके बारे में। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7 तक डिस्कस कर लिया है हमने, और उसके बाद में आते हैं किसके ऊपर, उसके बाद में आते हैं सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 8। अब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 8 में एक बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। वैसे ही आज 8th को ही हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये बात करता है किसके बारे में, ये बेसिकली इंसॉल्वेंसी के बारे में बात। तो अब आते हैं किसके ऊपर, ये देखो अब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन बेसिकली बात करता है किसके बारे में, इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट को अब इसको लर्न कैसे करेंगे, बड़ी सिंपलेस्ट टेक्निक यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो टेक्निक क्या है, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो बहुत ही सिंपल है। वो ऐसी टेक्निक है कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंसॉल्वेंट हो गया एक मर्केंटाइल एजेंट। इंसॉल्वेंट कौन हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है मर्केंटाइल एजेंट, है ना। मर्केंटाइल एजेंट जो कि नो कर रहा है ना। मर्केंटाइल एजेंट जो है वो कर रहा है नो। वो नो क्यों कर रहा है, बिकॉज मर्केंटाइल एजेंट जो है, बिकॉज ही हैज बिकम इंसॉल्वेंट, और इंसॉल्वेंट होने की वजह से वो पैसा रीपे नहीं कर पा रहा है। इंसॉल्वेंट कौन है, जिसकी लायबिलिटी उसकी एसेट से ज्यादा है, वो बेसिकली इंसॉल्वेंट है, राइट। अब अगर मैं इसी मर्केंटाइल एजेंट के बारे में बात करूं कि ये एजेंट होता कौन है, तो देखिए इसको हम फैक्टर भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको फैक्टर भी बोलते हैं, कस्टोडियन भी बोलते हैं, फैक्टर ब्रोकर। दो तरह के मर्केंटाइल एजेंट हो सकते हैं। फैक्टर वो जिसके पोजीशन में गुड्स होते हैं, और ब्रोकर वो है जिसके पोजीशन में गुड्स नहीं। तो जब मर्केंटाइल एजेंट के बारे में बात करते हैं, तो ये बेसिकली क्या क्या चीजें कर सकता है, ये गुड्स को बाय कर सकता है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे, ये गुड्स को सेल कर सकता है, और ये गुड्स को क्या कर सकता है, ये गुड्स को प्लेज कर सकता है टू रेज मनी, राइट। उनको प्लेज करके पैसा रेज करना चाह रहा है, तो पैसा रेज करना चाह रहा है, इसके लिए सारी पावर किसके पास में होती है, मर्केंटाइल एजेंट के पास में होती है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम मर्केंटाइल एजेंट को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका लॉजिक सुनिएगा, समझिएगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम मर्केंटाइल एजेंट को इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रेलेवेंस आएगा। अगर मर्केंटाइल एजेंट ने गुड्स को सेल कर दिया, तो क्या वो सेल वैलिड होगी या सेल वॉइड होगी, इसलिए मर्केंटाइल एजेंट को जानना बहुत। तो इसको हमने किस में पढ़ा, इसको हमने सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 9 में देखा। तो आई रियली होप कि अभी तक आपको 9 डेफिनेशंस आराम से याद हो चुकी हैं। 2 क्लॉज 1 में बायर आता है, बायर को होती है डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो 2 क्लॉज 2। उसके बाद में गुड्स क्या होने चाहिए, आपको पता है कि गुड्स की डिलीवरी होती है, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए। 2 क्लॉज 3, 2 क्लॉज 4 बात करता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के बारे में। तो बायर को क्या मिला, डिलीवरी मिली। डिलीवरी किसकी मिली, ये आपको पता है डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए। 2 क्लॉज 5 बात करता है फॉल्ट के बारे में। 2 क्लॉज 6 बात करता है फ्यूचर गुड्स। 7 बात करता है सिंपली किसके बारे में, गुड्स के बारे में। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 2 क्लॉज 7 जो बताता है कि गुड्स में शामिल करते हैं सब मूवेबल प्रॉपर्टी को, लेकिन एक्शनेबल क्लेम्स और मनी उसके अंदर नहीं आता है। 8 में इंसॉल्वेंट है और इंसॉल्वेंट मर्केंटाइल एजेंट। अब ये बताइए नंबर 10 याद रखने की बड़ी सिंपल टेक्निक में, आपको बहुत सिंपल टेक्निक है कि आप चिप्स का पैकेट जो परचेज करते हैं, चिप्स का पैकेट जो बाय करते हैं, वो कितने रुपए में, चिप्स का पैकेट, है ना। या पहले आप कोल्ड ड्रिंक खरीदा करते थे, तो क्या प्राइसिंग पे, क्या प्राइस पॉइंट पे आप कोल्ड ड्रिंक या चिप्स का पैकेट परचेज कर। तो आप बोलोगे सर पहले के टाइम में जो कोल्ड ड्रिंक आती थी ना, मुझे तो याद है, और आप लोग भी जब चिप्स खरीदते हो वो खरीदते हो 10 रुपए की, राइट। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 10 किसका है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 10 वो प्राइस का है। इंडिया में बहुत सारी चीजें जो है वो 10 रुपए की आती हैं,
₹10 इंडिया में एक्चुअली एक बड़ा ही यूनिक प्राइस पॉइंट है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट ₹10 में आते हैं, हमें बहुत सस्ते लगते हैं। और स्पेशली चिप्स के पैकेट्स आप देखते हो तो 2x10 किसका है? प्राइस का। ये सेक्शन तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। यानी कि अब इसका मीनिंग क्या है? तो बेसिकली प्राइस का मतलब है मनी कंसिडरेशन जो आपने गुड्स के लिए पे, मनी कंसिडरेशन जो आपने गुड्स के लिए पे किया, तो 2x10 में आपने प्राइस को आसानी से लर्न कर लिया, अब कभी नहीं भूलोगे। तो जब आप कोई गुड्स के लिए प्राइस पे करते, जब आप प्राइस पे करते हो तो आपको क्या मिलता है? तो आप बोलोगे सर प्राइस पे करने के बाद में हमें मिलती है प्रॉपर्टी। गुड्स पे क्या मिलती है? गुड्स पे हमें मिलती है प्रॉपर्टी। ओके, प्राइस पे किया, प्रॉपर्टी मिल गई। तो एक काम करते हैं, इस प्रॉपर्टी को दो पार्ट्स में डिवाइड किए, इस प्रॉपर्टी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आती है कौन सी प्रॉपर्टी? फर्स्ट वन इज जनरल प्रॉपर्टी एंड सेकंड वन इज स्पेशल प्रॉपर्टी। और सेल ऑफ गुड्स में जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी बेसिकली जनरल प्रॉपर्टी मिलती है, वो स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं मिलती। पता है आपको स्पेशल प्रॉपर्टी किसको मिलती है? ये बेली को मिलती है। और यू कैन से कि स्पेशल प्रॉपर्टी किसको मिलती है? पाउनी को मिलती। लेकिन जनरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? जनरल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि फुल राइट्स मिलते। जिसने गुड्स को बाय किया है, अब वो गुड्स को सेल भी कर सकता है, गिफ्ट भी कर सकता है, प्लेज भी कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। ये बेसिकली उस पर्सन की चॉइस, राइट? तो ये किसकी चॉइस आ गई? दिस इज द चॉइस, राइट? दिस इज द चॉइस ऑफ दैट पर्सन। तो ये हमने देख लिया प्रॉपर्टी के बारे में। तो 2x11 बात करता है यहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में। और अब तक आपको 2x10 में प्राइस को पढ़ा, 11 में आ गई प्रॉपर्टी के बाद में आगे बढ़ते हुए अब सिंपल सा एक सेक्शन है 2x12। अब कहता है कि सर प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। याद रखने का फंडा बड़ा सिंपल था। तो मैंने यहाँ पे एक 1 मैंने यहाँ पे लिखा और एक 11 कर, एक और एक 11 कर, और मैंने बना दिया सेक्शन नंबर 2x11। इस तरीके से हमने बना। और सेल ऑफ गुड्स में कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है? आप सब लोगों ने बताया कि सेल ऑफ गुड्स में जो प्रॉपर्टी मिलती है, मुझे पता है कि आप लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, लेकिन लेक्चर देखते टाइम में साथ साथ में आप रिवाइज कीजिए, बोलिए। 2x11 में जो प्रॉपर्टी मिलती है दैट इज बेसिकली जनरल प्रॉपर्टी, नॉट स्पेशल प्रॉपर्टी। ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब जब प्रॉपर्टी मिल ही गई है तो सर फिर गुड्स में क्या होनी चाहिए? गुड्स में क्वालिटी होनी चाहिए कि गुड्स एटलीस्ट 12 महीने चले। आप ऐसे याद रख सकते हो ना, आपके गुड्स जो है उनकी लाइफ कितनी हो? एटलीस्ट 12 महीने गुड्स की लाइफ होनी चाहिए। तो जब क्वालिटी ऑफ गुड्स की हम बात करते हैं तो क्वालिटी ऑफ गुड्स को लेकर सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 2x12। आप ऐसे याद रखिएगा, ₹10 के मैंने गुड्स खरीदे और ₹10 के जो मैंने गुड्स खरीदे उस पर मुझे जनरल प्रॉपर्टी मिली, ना कि स्पेशल प्रॉपर्टी। और अगर मैं बात करूं ₹10 के गुड्स की क्वालिटी की मैं बात करूं तो क्वालिटी अच्छी बुरी कोई भी हो सकती है, राइट? और ₹10 के जो आपने गुड्स खरीदे उस पर जो एक्सपायरी थी ना, वो 12 महीने बाद की थी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। तो 12 महीने तक इट वॉज फिट टू कंज्यूम। गेटिंग माई पॉइंट? इट वॉज फिट टू कंज्यूम। तो ऐसे आप 2x12 को भी आराम से लर्न कर सकते हो कि गुड्स की एक्सपायरी डेट जो थी वो 12 महीने बाद की थी। अब चलते हैं और लास्ट की 3 डेफिनेशंस को बिल्कुल आसानी से लर्न कर सकते हैं। जब भी आप किसी सेलर की शॉप पे जाते हो, जब भी आप व्हेनेवर यू विजिट एनी सेलर्स शॉप, तो आपने सुना होगा या पहले देखा होगा, अभी नहीं होता बट पहले ये बहुत ट्रेंड हुआ करता था, आइए आइए, इतने दिन कहाँ थे आप, हमारी दुकान में नहीं आए, राइट? हमारी शॉप पे नहीं आए। अरे शॉप तो आपकी ही है। ये तो लाइन सुनी होगी आपने, बहुत सारे सेलर कहते हैं कि सर आपकी शॉप है, जब चाहे तब आ जाइए, जो चाहिए सब मिल जाएगा। ऐसा फील करवाने के लिए, रिलेटेबल बने रहने के लिए कि ये तो राइट, ये तो आप ही की शॉप है। वैसे रिलेटेबल बनने के लिए नहीं, लेकिन हम जेन्युइनली अगर मैं बात करूं तो मैं अभी आपको बोलूं कि ये आपका ही यूट्यूब चैनल है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना और कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा सा कमेंट भी करना कि और किस टॉपिक के ऊपर हमें वीडियो बनानी चाहिए। बट खैर एनीवेज, आगे चलते हैं। तो सेलर बेसिकली एक बात कहता है कि सर सारा सामान आपका है, जो चाहिए आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब तेरा, राइट? 2x13 में सेलर क्या कहता है? सेलर कहता है सब तेरा। तो ये बात कौन कह रहा है? ये बात बेसिकली सेलर। 2x1 में हमने बायर को पढ़ा और 2x13 में हम सेलर को पढ़ते हैं और 2x7 में आते हैं गुड्स। ये 3 डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला, बायर भगवान से, 13 यानी कि सेलर जो कहता है कि सब तेरा, 2x13, और वो बेच रहा क्या है? गुड्स। तो 2x7 जो बात करता है गुड्स के बारे। तो 2x13 में हम बात करते हैं जब सेलर के बारे में, तो सेलर पर्सन वो है जो कि क्या कर रहा है? जो कि सेल कर रहा, सेल्स और एग्रीज टू सेल। जैसे कि हमने बायर की डेफिनेशन में पढ़ा था, द पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय, अगर आप बेराक में देखेंगे डेफिनेशन तो वहां पे आपको क्लियरली मिल जाएगा, द पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय। और जब यहाँ पे सेलर को देखेंगे तो सेलर कौन है? द पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल द गुड्स। ठीक है, ऑलराइट। सेक्शन नंबर 2x13 आपको प्रॉपर्ली लर्न हो गया है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 2x14 की। 2x14 बड़ा सिंपल है, याद रखने का तरीका सुनिएगा। मेथड क्या था? भगवान राम के कितने भाई थे बताइए? आप बोलोगे भगवान राम के
3 भाई थे और उन्हें मिलाकर टोटल 4 भाई थे भगवान राम। लेकिन वनवास सिर्फ एक ही भाई को मिला था, लक्ष्मण जी को वनवास नहीं मिला था। तो स्पेसिफाई कर दिया था कि वनवास जो है वो सिर्फ भगवान राम को ही मिला और वनवास 14 ईयर्स का दिया गया। 14 ईयर्स के पीछे भी एक लॉजिक था, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि वनवास की ड्यूरेशन 14 ईयर्स थी और स्पेसिफाई करके बोला गया था ना कि भगवान राम को वनवास मिलेगा और भरत को राज्य मिले। तो बेसिकली ये जो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 14 है, ये किसका है? ये है स्पेसिफिक गुड्स। ये किसका है? स्पेसिफिक गुड्स। जब स्पेसिफाई कर दिया जाए कि मैं कौन से गुड्स परचेज करने वाला हूं, तो वो बेसिकली हो गए स्पेसिफिक गुड्स। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मजनू भाई की पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है ना, आपने देखा होगा मजनू भाई की जो फेमस पेंटिंग है, अलग अलग मूवीज में आपने जरूर देखा होगा। और अगर मैं ये बोलूं कि मुझे मजनू भाई की वो पेंटिंग खरीदनी है, तो वो बेसिकली स्पेसिफिक गुड्स है। तो स्पेसिफिक गुड्स वो हैं जो कि स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड हो और एग्रीड अपॉन हो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दोनों पार्टीज स्पेसिफाई। मैं अगर कोई हॉर्स खरीद रहा हूं तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे यही वाला हॉर्स खरीदना है, तो वो बेसिकली स्पेसिफिक गुड्स होते हैं। ऑलराइट, और उसके बाद में आती है लास्ट डेफिनेशन 2 क्लॉज 15 में, और 2 क्लॉज 15 कहता है कि जो भी एक्सप्रेशंस इस एक्ट में और यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रेफरेंस दिया जाता है, और वो कहता है कि जो डेफिनेशंस यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, जो एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं वो डिफाइन नहीं है, तो उसके लिए आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को रेफर कर सकते हो। सेक्शन 3 भी कुछ रिलेटेबल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही, सेल ऑफ गुड्स का, तो आप देख लीजिएगा, जो कि कहता है कि जो अनरिपील्ड प्रोविजंस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे भी एप्लीकेबल हो। ऐसा ही सेक्शन नंबर 3 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी कहता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 3 वर्ड्स है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ये जो सेक्शन भी यहाँ पे सेक्शन नंबर 3 है जो कहता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन सेल ऑफ गुड्स पे भी एप्लीकेबल होते हैं, और सेम बात इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ही लिखी। तो इसी के साथ में अगर आप सेल ऑफ गुड्स में वर्ड देखेंगे वॉइड, तो वॉइड का मीनिंग क्या होगा? तो वॉइड का मीनिंग वही होगा जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है। तो इसी के साथ हमारे सेल ऑफ गुड्स के सेक्शन नंबर 2 की सारी डेफिनेशंस कंप्लीट। आई रियली होप इस ट्रिक से आपको सारे सेक्शंस जो है वो प्रॉपर्ली लर्न हो गए होंगे। बी डी, उसके बाद में डी डी, फिर एफ स्क्वायर जिसमें कि हमने फॉल्ट और फ्यूचर गुड्स को पढ़ा, 2 क्लॉज 7 में गुड्स की बात करी, 8 में इंसॉल्वेंट, 9 में इंसॉल्वेंट मर्केंटाइल एजेंट, 10 रुपए में चिप्स का पैकेट, 10 रुपए प्राइस का, 11 में प्रॉपर्टी, 11 में प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी, 12 में हमने बात करी क्वालिटी के बारे में, 13 में हमने सेलर के बारे में बात करी, 14 में स्पेसिफिक गुड्स को देखा, और 15 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस देता है। सो आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको सेल ऑफ गुड्स के सेक्शंस को लर्न करने में काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना कि और कौन कौन से लॉ के टॉपिक्स के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। मैं वीडियो डेफिनेटली अपलोड करूंगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना, जहां पे मैं बहुत सारी पीडीएफ आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।